आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची मतलब संविधान में जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद को हम लोग बाद में समझेंगे, आज हम लोग समझेंगे अनुसूची क्या होती है। देखिए अनुसूची मतलब क्या, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा संविधान में आर्टिकल है, शेड्यूल है, उसी शेड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, अनुसूची के बारे में। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब संविधान में अनुच्छेद था तो ये अनुसूची की क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि अनुसूची की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए जब हमारा संविधान बन चुका था, जब हमारा संविधान कब बन गया था, कब लागू हो गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, 1950 में जब हमारा संविधान बन गया था, बन के रेडी था, तब हमारे जो संविधान जो लोग बना रहे थे, संविधान निर्माता जो थे, वो लोगों ने संविधान को पढ़ा कि देखो ये सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है। बाद में लगा बाप रे बाप, कुछ के बारे में हम लोग लिखना ही भूल गए हैं, अब क्या करें, अब तो लिखना भूल गए, अब क्या करें, अब उसके अंदर जोड़ नहीं सकते, पन्ना ना डालिए फाड़ फूड़ के उसके अंदर चिपका दे, अब वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बाद में सोचा गया क्या करें, तो बोला गया एक काम करो, एक अलग से ना पन्ना मतलब पेज फाड़ के चिपका दो, एक अलग से पेज पे लिख दो अनुसूची, उसके अंदर ना जितना भी तुम लोग टॉपिक भूले हुए संविधान के अंदर लिखना, वो सब उसके अंदर लिखते जाना। ठीक है, तो अनुसूची इसलिए जोड़ी गई है, जो भी चीज़ें अनुच्छेद के अंदर नहीं है वो सब चीज़ें किसके अंदर लिखी गई हैं, अनुसूचियों के अंदर लिखी गई हैं। समझ में आ गया, यही था सिंपल सा मतलब अनुसूची का। अब देखते हैं कि कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में भारत में कुल कितनी अनुसूची है, संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची, 12 अनुसूची। पर जब हमारा संविधान बना था उस समय पे हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई कि बाप रे बाप ये टॉपिक रह गया डालना, ये टॉपिक रह गया, तो बाद में अनुसूची वो सब चीज़ें डालते गए। आगे आने वाले भविष्य में भी कभी लगा कि कुछ टॉपिक नहीं है तो वो भी अनुसूची में जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब अनुसूची कैसे, ये सब कितनी अनुसूची क्या है वो सब लोग डिटेल में समझेंगे। राइटिंग के ऊपर मत जाना, आपको समझना है, समझ काम भर के तो आएगी, तो कौन सा हम लोग राइटिंग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हमारी अनुसूची कौन सी थी। देखिए जो पहली अनुसूची होती है उसे हम लोग बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ। इंग्लिश वाले यूनियन, क्या, यूनियन। अब देखिए संघ में क्या लिखा हुआ था, जो राज्य है, राज्य मतलब जो स्टेट है आपका, जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, ये सब क्या है, राज्य है। राज्य और उनका राज्य क्षेत्र, मतलब अभी समझते हैं। देखिए एक कोई राज्य है, उसका कितना क्षेत्र है, कितना वो राज्य कितने दूरी में बटा हुआ है, कितनी उसकी सीमा है, वो सब किसके अंदर लिखा गया है, संघ के अंदर में लिखा गया है, यूनियन के अंदर में लिखा गया है। अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा क्या है, यूनियन टेरिटरी। सुना होगा ना यूनियन टेरिटरी के बारे में, अंडमान निकोबार ये सब सुना है ना, यूनियन टेरिटरीज। देखिए यूनियन टेरिटरीज और उनकी सीमा मतलब बाउंड्री, वो वाली ऐसा कोई सीमा नहीं, बाउंड्री। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो है और उनकी सीमा, कितना क्षेत्र है उनका, कहाँ तक उनका बॉर्डर है, कितना लिमिट है, वो सब किसके अंदर लिखा गया, संघ के अंदर में। यानी कि राज्य के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, वो सब किसके अंदर में लिखा गया, यूनियन के अंदर में, संघ के अंदर में। समझ में आ गया। तो हमारे अनुच्छेद में इसके बारे में लिखना रह गया था, तो अनुसूची में जोड़ दिया संघ के बारे में। ठीक है, अब दूसरा जो था, दूसरी अनुसूची कौन सी थी भैया, जो भूल गए थे, तो दूसरी अनुसूची थी इनॉमिनेशन। क्या इसकी हिंदी क्या होगी, पता है किसी को, इनॉमिनेशन मतलब वेतन। क्या होता है, वेतन मतलब जिसके वजह से पागल हुए रहते हैं, जो जॉब करते हैं, वेतन। अब देखिए अब हमारे संविधान के अनुच्छेद में ना वेतन के बारे में भी लिखना भूल गए थे, सब में चीज़ लिखना भूल गए थे। तो बाद में लगा कि कोई बात नहीं, अनुसूची तो डल रहे हैं हम लोग, एक काम करते हैं, हम लोग वेतन के बारे में अनुसूची में डाल देते हैं। तो जो दूसरी अनुसूची जोड़ी गई वो थी वेतन, यानी कि इनॉम्यूलेशन। अब कोई लोग सैलरी मत डाल देना, सैलरी नहीं बोलते उसे, इंग्लिश में इनॉम्यूलेशन बोलते हैं। अब इनॉम्यूलेशन में क्या लिखा हुआ था कि देखिए इसमें आपको लग रहा होगा इधर वेतन है, तो बहुत लोग को लग रहा होगा अच्छा मतलब भारत में जितने भी लोग काम करते हैं, सरकारी जितने भी काम करते हैं, सबका वेतन दूसरी अनुसूची में आता है। ना, ये गलती मत करना। जो ये दूसरी अनुसूची है ना, दूसरी अनुसूची, देखिए भारत सरकार में तो आपको संसद भी लोग आते, जो सांसद होते हैं वो लोग भी आते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो लोग भी भारत सरकार के अंदर में आते हैं, है ना। पर उनकी जो तनख्वाह होती है, उनका वेतन दूसरी अनुसूची के अंदर में नहीं आता है, उनका वेतन दूसरी अनुसूची के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो जो सांसद होते हैं, सांसद यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका वेतन दूसरी अनुसूची में नहीं आता है।
तो बताइए, आपसे क्वेश्चन है, क्या प्रधानमंत्री का वेतन दूसरी अनुसूची में आता है? नहीं आता है, दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री का वेतन नहीं आता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या है? सांसद है। प्रधानमंत्री क्या है? संसद में बैठने वाले हैं ना, संसद में बैठने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है? सांसद है, और सांसद का वेतन दूसरी अनुसूची में नहीं आता, तो क्या प्रधानमंत्री का वेतन आएगा दूसरी अनुसूची में? नहीं आएगा। अब तो किसका किसका वेतन दूसरी अनुसूची में आएगा? तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन आएगा दूसरी अनुसूची में, राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल, जो हर एक राज्य में होते हैं ना राज्यपाल, उनका आएगा वेतन। देखिए, जो राज्यसभा के सभापति यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, समझ में आ गया? प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, इन सभी की सैलरी दूसरे अनुसूची में आती है, सांसद की नहीं आती है। समझा आप सभी को? तो इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट मत मारना, क्योंकि जैसे स्क्रीनशॉट से 10 दिन बाद तो डिलीट ही करोगे, फोन में से स्क्रीनशॉट है ना, अरे ये भी जरूरी नहीं है, डिलीट करो, वैसे ही दिमाग से सारा डिलीट हो जाएगा। तो लिख लो, लिख के पढ़ा करो तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ठीक है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी सब पढ़ते आगे, तो पहले बिटा देते हैं, उसके बाद अब देखिए, तीसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शपथ। क्या होता है? शपथ। तो ये तीसरी अनुसूची में किसके बारे में लिखा गया है? शपथ के बारे में, यानी कि अफर्मेशन के बारे में। अब देखिए, ये जो शपथ होता है, शपथ में वेतन में सांसद लोग नहीं आते थे, ठीक है। दूसरी अनुसूची के वेतन में सांसद लोग नहीं आते थे, पर तीसरी अनुसूची में जो सांसद होते हैं वो लोग शपथ लेते हैं ना, शपथ, उनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। तो सांसद लोगों की शपथ कौन सी अनुसूची में आती है? तीसरी अनुसूची में आती है, ठीक है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। पर क्या राष्ट्रपति का शपथ आता है? क्या राष्ट्रपति का शपथ आता है तीसरी अनुसूची में? नहीं आता है। तो ये मत भूलना, वेतन में राष्ट्रपति आते हैं, पर शपथ में तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति नहीं आते हैं। ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन इन्हीं सबसे आता है। आपको क्या लगता है क्वेश्चन में क्या पूछेगा? तीसरी अनुसूची किसके बारे में वो सब पूछेगा? पागल है वो एग्जाम वाला, इतना डिटेल में पूछेगा आपको। अब जो इधर मंत्री होते हैं वो लोग का व्रत बोल रही हूँ, वो लोग का शपथ होगा, ठीक है। और जो हमारे सीएजी होंगे, सीएजी, उनका वेतन के बारे में था, इधर भी उनकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो शपथ में सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जज, मंत्री, सीएजी, संघ, ये सब लोग जो शपथ लेते हैं वो सब तीसरी अनुसूची के अंदर में आता है, पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब तीसरी अनुसूची के अंदर में नहीं आते, ठीक है। अब चौथा अनुसूची देखिए, देखो, आवंटन, हिंदी वाले राज्यसभा सीट एलोकेशन। राज्यसभा सीट एलोकेशन यानी कि हिंदी में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है। सीटों का आवंटन मतलब देखो, ज़्यादा भारी भरकम हिंदी हो जाती है तो वो भी नहीं समझती है। हम बहुत लोग बोलते हैं हमको हिंदी आती है, भारी भरकम हिंदी आ जाए ना, पश्चात, तत्पश्चात, तो वो सब दिमाग के परे चला जाता है। तो आवंटन मतलब है कि किस प्रकार के किन किन लोगों को सीट मिलेगी राज्यसभा में, ठीक है। तो किस प्रकार के लोग बैठेंगे, क्या व्यक्ति की मतलब बोलते हैं ऐसा कौन सा कार्य किया रहेगा कि वो राज्यसभा में बैठ सकते हैं, उन सभी के बारे में किसके अंदर लिखा गया है? चौथी अनुसूची के अंदर में। तो चौथी अनुसूची किसके बारे में है? राज्यसभा में सीट कैसे कैसे एलोकेट होगी, किसको किसको सीट दी जाएगी, वो सब किसके अंदर लिखा गया? चौथी अनुसूची के अंदर में। समझ में आ गया? तो ये सब आप लिख लो, लिख लिया? अब इसे मिटा देते हैं। पांचवा आ गया हमारा शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में कुछ राज्य आते हैं, ठीक है। अब देखो, तो बहुत लोगों ना शेड्यूल समझ में नहीं आता है। SC ST बोलेंगे ना, तो आप में से बहुत से लोगों को मैं गारंटी दे रही हूँ, बहुत से लोगों को SC ST का मतलब नहीं पता होता है। ये पता होता है SC ST में कुछ दलित लोगों का SC ST में आते हैं, वो पता होगा, पर SC ST का फुल फॉर्म वो सब में प्रॉब्लम होती है। देखो, SC का फुल फॉर्म होता है, जो समझदार है वो समझदार बना रहा है, जिसको नहीं आता उसको समझा रही हूँ। SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, और ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो जो आदिवासी वाले लोग होते हैं वो लोग शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, और जो दलित जाति के लोग होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं? शेड्यूल कास्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो SC ST
ये हो गया। अब देखिए शेड्यूल एरिया यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में 5वीं अनुसूची में लिखी गई है। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शेड्यूल वाले लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा शेड्यूल वाले। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेड्यूल वाले लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो कि थोड़ा पिछड़े वर्ग में हैं, उनको यहाँ पे डाला गया है, उनको 5वीं अनुसूची के अंदर में डाला गया है। जैसे कि हमारा त्रिपुरा। अब बहुत से लोगों ने ये नाम भी नहीं पता होता है त्रिपुरा वगैरह, क्योंकि सातों जो स्टेट है इस साइड में बहुत लोगों को उनका नाम ही नहीं पता होता है, तो पता होना चाहिए, वो लोग भी हमारे देश के ही लोग हैं, ठीक है। त्रिपुरा। दूसरा हमारा मेघालय। तीसरा है मिजोरम, असम। अब इसका तो हिंदी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में लिखूँ त्रिपुरा, इतना तो समझ जाएंगे, या आप समझदार तो हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ठीक है। तो देखिए ये जो 4 राज्य हैं इनको किसके अंदर में डाला गया? शेड्यूल एरियाज़ में डाला गया। शेड्यूल एरियाज़ मतलब जो लोग थोड़े पिछड़े जो वर्ग हैं वो ज़्यादातर इन 4 राज्यों से आते हैं, ऐसा सरकार का मानना है, ठीक है। अब देखिए आप कुछ लोग सोचेंगे अच्छा मतलब त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम ये सब एकदम पिछड़ी जाति वाले लोग रहते हैं, इधर एकदम पिछड़ा राज्य है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, पहले ढंग से पढ़ो। इधर 5वीं अनुसूची में क्या लिखा है? शेड्यूल एरिया मतलब कोई एक क्षेत्र। इधर शेड्यूल स्टेट नहीं लिखा है, शेड्यूल राज्य नहीं लिखा है। राज्य मतलब ये पूरा राज्य ही, जैसे मिजोरम ये पूरा राज्य हो गया। अब लिखा है शेड्यूल एरिया मतलब कोई क्षेत्र, समझ में आया? कुछ क्षेत्र। अब देखिए आपको क्या लगता है, क्या पूरे त्रिपुरा में सब पिछड़े जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, सब आदिवासी भरे होते हैं उधर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या मेघालय, मिजोरम, असम में सब पिछड़े जाति के लोग हैं, एकदम पिछड़ा वर्ग? ना, उधर कुछ ऐसी एरिया है, असम में कुछ ऐसा एरिया है, मेघालय में कुछ ऐसा एरिया है, त्रिपुरा में, ये मिजोरम में कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। उस एरिया को सरकार ने बोला है शेड्यूल एरिया के एरिया आता है, समझ में आया? तो इन राज्यों में जो पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वो सब इन स्टेट्स में, इन राज्यों में ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन 4 राज्यों में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे राज्य में वही लोग पाए जाते हैं, नहीं, बहुत से इन राज्यों में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत आगे है, समझ में आया? तो कुछ ऐसा क्षेत्र है इन सभी राज्यों में जहाँ पे कुछ पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, समझ में आ गया? तो पूरे राज्य को नहीं मानते शेड्यूल एरिया में, राज्य के एक छोटे से क्षेत्र को शेड्यूल एरिया के अंदर डाला जाता है, समझ में आया? तो हम लोग बहुत लोग सोचते हैं अच्छा पूरा त्रिपुरा ही पिछड़े जाति में, पिछड़े क्षेत्र में, ना, ऐसा नहीं है। अब देखो ये जो 5 शेड्यूल है उसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तो पूरा दिमाग खोल के बैठो। आप दिमाग खोल के बैठोगे समझने का, आप कोई भी चीज़ तभी समझ पाओगे जब सामने वाला समझा रहा है आपको और आप पूरा रेडी हैं उसको लेने के लिए, ठीक है। अब देखो अब ये जो होता है, अब कैसे ये पता चलता है कि ये 4 राज्य ही हैं पिछड़े वर्ग में? कौन डिसाइड करेगा भाई कि अच्छा ये 4 जो राज्य है ये पिछड़े वर्ग में है? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट राज्यों का नाम बताते हैं कि भैया ये राज्य है जो कि पिछड़े वर्ग में है। कौन बताता है? प्रेसिडेंट बताते हैं। नाम कौन देता है? प्रेसिडेंट। कि भाई ये राज्य, मान लो कल को बोल दे यूपी पिछड़े वर्ग में है तो यूपी को डाल दो शेड्यूल एरिया में, ठीक है, समझा? तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि कौन सा राज्य पिछड़ा है कौन सा नहीं। अब आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट उतर के आएंगे देखने के लिए इधर कि कितना कौन कौन राज्य पिछड़ा हुआ है, इतना घूम रहे, इतना उनको फोकट का टाइम मिला हुआ है? नहीं। तो जो उधर का गवर्नर होता है, अब आपको क्या लग रहा है कि राज्य का राज्यपाल जाके घूम के देखेगा आप पिछले वर्ग की हैं, आप पिछले वर्ग की हैं, ऐसा तो नहीं करेगा वो भैया। तो वो भी अपने निचले सोर्स, और निचले सोर्स वाला निचला सोर्स, ऐसे ही एकदम ग्राउंड लेवल पे राज्य में पता किया जाता है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा पिछड़े वाले लोग हैं। तो एकदम ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ऊपर जाएगा, तो और ऊपर जाएगा मतलब गवर्नर के पास जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। तब प्रेसिडेंट बोलेंगे अच्छा, बैठे बैठे खबर मिल गई, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे अच्छा यूपी पिछड़े वर्ग में आती है, मध्य प्रदेश पिछड़े वर्ग में आता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो इस तरीके से सभी राज्य का नाम बताते हैं। तो राष्ट्रपति नाम बताते हैं, डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति कि कौन सा राज्य जाएगा। इसका डिसाइड करने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जाके खुद देख के आएंगे, खुद देख के नहीं आते, उन्हें बताया जाता है, बस उनका काम है बस लिख दो, फटाफट लिख दो, समझ में? टीचर उन्हीं बच्चों को गधे वाले क्लास में डालती है कि इन बच्चों को हमें सुधारना है,
ठीक है। ज़्यादातर ना बहुत से क्लास में आप छोटे मोटे क्लास में रहोगे ना, देखो 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ऐसा माना जाता है कि सेक्शन ए में ज़्यादा समझदार बच्चे बैठते हैं, सेक्शन बी में थोड़े कमज़ोर किस्म के बच्चे बैठते हैं। तो अगर मान लो कभी हम लोग को सेक्शन बी मिलता था तो मतलब आँख में आंसू आ जाते थे, भैया सेक्शन बी क्यों मिल रहा है, उसका मतलब नाम पहले से बदनाम होता था सेक्शन बी मतलब गधे बच्चे। अब देखो, तो शेड्यूल एरिया में कौन व्यक्ति काम, मतलब शेड्यूल एरिया को विकास का काम किसके हाथ में होता है? तो शेड्यूल एरिया में विकास का काम, विकास मतलब डेवलपमेंट, विकास का काम कौन करता है? उधर के गवर्नर। कौन काम करता है? उधर के गवर्नर, ठीक है। विकास का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। अब देखिए, इन शेड्यूल एरियाज में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है। क्या है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। क्या है? मतलब देखो, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए गवर्नर को मन किया कि उस गवर्नर का मन कर रहा है, जो सरकार का, जो राज्य का राज्यपाल, उसका मन कर रहा है कि हम कुछ ना विकास का काम करवाएं। ये जो शेड्यूल एरिया है जहाँ पे पिछड़े जनजाति के लोग हैं, हम उधर कुछ विकास का काम करवाएं। अब विकास का काम क्या कराएंगे? अब अपने मन से तो विकास का काम करा नहीं सकते हैं, तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो पहले किससे सलाह लेगा? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से क्या लेगा? सलाह लेगा कि भैया हो, हमको ये काम करना है, इजाज़त, मार्कर नहीं चल रहा है अभी, इजाज़त है, ठीक है। क्या बोलेगा? तो गवर्नर बोलेंगे भैया हो, हमको ये काम करना है, इजाज़त है। तो ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल करेगा, पहले चेक करेगा कि जो राज्यपाल जो काम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो पूरे एकदम छानबीन करें, खकोर के पूरा देख लेगा, कहेगा अच्छा सही है, बोलो हाँ आप काम करवा सकते हैं। तो गवर्नर को जब इन लोगों की सलाह मिल जाएगी तो गवर्नर फाइनली जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और बोलेगा कि राष्ट्रपति जी, हम एक विकास का काम करना चाहते हैं, टेंशन मत लीजिए, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से ना हमें पूरा सहयोग मिल चुका है, बस आपने बस साइन कर दीजिए, बस आप हाँ बोल दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? कहेंगे भैया जब वो लोग मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा? काजी वाली बात है। प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है भैया, हमें क्या आपत्ति है, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। अब जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन मिला, वैसे ही गवर्नर उस राज्य में अपना काम कराना चालू कर देता है, उस एरिया में अपना काम कराना चालू कर देता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ये जो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल है, इसको समझते हैं। तो याद रखना, विकास का कार्य कैसे होगा? गवर्नर पहले किससे पूछेगा? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से। फिर जाके अगर ये लोग ने हाँ बोला, तब जाके गवर्नर आगे बात पहुंचाएगा प्रेसिडेंट तक। अगर ये लोग ने ना बोल दिया, बीच में मना कर दिया, तो प्रेसिडेंट के पास बात पहुंचेगी नहीं। अब देखो, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन होता है, क्या होता है? इसके अंदर कुछ तो लोग होते होंगे ना। जो ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी सलामती देखता है, मतलब उनके डेवलपमेंट को देखता है, उनके खिलाफ कोई खतरनाक काम ना हो, इन सब की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में। अब देखिए, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में कुल 20 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? कुल 20 मेंबर। कितने सदस्य होते हैं? कुल 20 सदस्य। अब इन 20 सदस्य में से कुल 3/4 सदस्य होने चाहिए ट्राइब से। जो ट्राइब जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, उनमें से कम 3/4 लोग इस काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, मतलब सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो 20 का 3/4 कितना होगा बताओ? 20 का 3/4 मत छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। 20 का 3/4 होगा 15। कितना? 15, ठीक है। तो कम से कम 15 मेंबर होने चाहिए। कहाँ से? ट्राइब कम्युनिटी से। और ये जो 15 मेंबर ट्राइब कम्युनिटी से आए, यानी कि पिछड़े जनजाति से आए हैं, ये पूरे के पूरे 15 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। जो भी उधर का विधानसभा वगैरह है, उसमें ये 15 के 15 लोग क्या होने चाहिए? सदस्य होने चाहिए। समझ में आया? तो इसमें काउंसिल में सदस्य बनना मामूली बात नहीं होती। पहले तो राज्य के विधानसभा में आपका सीट होना चाहिए, फिर जाके आप इसके मेंबर बनते हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम अगर मेंबर नहीं हो तो क्या बन सकते हैं काउंसिल में? सदस्य नहीं बन सकते, मेंबर होने चाहिए आपको सदस्य बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, कम से कम अगर 20 में से 15 मेंबर ट्राइब से आएंगे तब ज़्यादा सही रहेगा ना। अब देखिए, समझिए आपके घर के लोग हैं, आपके घर के लिए कोई बाहरी इंसान खाना बना रहा है। अगर मान लीजिए, क्या वो बाहरी इंसान जानता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपके परिवार को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? आपके बाहरी वाला इंसान जानता है? किसी को शिमला मिर्च की सब्जी पसंद है, किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है। हर एक परिवार में सबका अलग अलग नाटक होता है कि नहीं? अब कोई बाहरी इंसान आपके लिए खाना बना रहा है तो क्या वो आपके पसंद का खाना बनाएगा? आपको लगता है नहीं बनाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके घर से कोई उठ के गया वहाँ पे,
उस इंसान के पास कि भैया रामू को ये पसंद है, कालू को ये पसंद है, झंगुर को ये पसंद है, तो उसके हिसाब से वो खाना बनाएगा, है ना। तो जब तक आपका परिवार का सदस्य उधर नहीं रहेगा, आपके लिए सही फैसला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जब तक पिछड़ी जनजाति से कोई भी व्यक्ति इस काउंसिल के अंदर नहीं जाएगा तो पता चलेगा क्या क्या कमी है क्या नहीं। तो ये जो इसमें से जो 15 लोग आते हैं, ये लोग अपनी कमी बताते हैं कि भैया हमें ये समस्या होती है, हमारी जनजाति को ये समस्या होती है, हमारे एरिया में ये समस्या है। तो ये लोग मिल के क्या करेंगे? अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए, अब बाकी के बचे 5 मेंबर कौन होते हैं? जो बचे 5 मेंबर होते हैं, देखो राइटिंग में मत जाना, समझो, क्योंकि जब इंसान समझाने की मूड में होता है तो राइटिंग पे दिमाग ही नहीं जाता, एकदम से पूरा दिमाग गायब हो जाता है उतने तक। देखो अब ये बचे हुए 5 मेंबर ना, जो हमारी सरकार होती है, जो गवर्नर होती है वो नॉमिनेट करती है, जो सरकार होती है ना वो नॉमिनेट करती है बचे हुए 5 मेंबर। तो ये किसके अंदर में होता है? गवर्नमेंट के अंदर में। गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है कि हाँ भैया ये 5 मेंबर तुम लोग इधर से जाओ, 15 मेंबर उधर से वो लोग आएंगे, 5 मेंबर तुम लोग जाओ, अपना मिलजुल के काम करना बिना झगड़ा वगड़ा किए। ठीक है, समझ में आ गया? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कुछ ज़्यादा है कि इसमें, तो एक काम और अच्छे से सर लिख लो। पहले क्या लिखोगे आप लोग? शेड्यूल एरिया के बारे में लिखोगे, फिर देखो फिर क्या लिखना, इतना लिख लिया तुम लोग ने, ठीक है। इसमें स्पेशली याद रखना कि एरिया के बारे में बताएंगे, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा लिखना डेवलपमेंट, देखो फिर लिखना ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, क्या क्या इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, क्या होता है, और ये लोग कौन कौन सा राज्य शेड्यूल एरिया में जाएगा, कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। तो ये था ऊपर का। समझ में आया आप सभी को? लिखो फटाफट, लिख लिया? अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं 6वें शेड्यूल पे। 6वां शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है इसकी तरह, उसमें और डिटेल में जाएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंदर से बनेगा। आप देखेंगे 6वां अनुसूची यानी कि अदर ट्राइबल एरिया। क्या? अदर ट्राइबल एरिया। अब अदर ट्राइबल एरियाज में क्या होता है वो समझो पहले। देखो अदर ट्राइबल एरियाज मतलब क्या, इसमें हम लोग समझेंगे कि अदर ट्राइबल एरियाज में किस तरह से विकास होता है, कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं, किस तरह से रूल्स लागू होते हैं, कौन कौन इनके एरिया के लिए जिम्मेदार होता है, वो सब किसके अंदर में आते हैं? ट्राइबल एरियाज में आते हैं। अब देखिए कुछ ना ऐसे राज्य होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा भी नाम आ जाए ट्राइबल एरिया में। अब देखिए किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को अगर शेड्यूल एरिया में आना है तो उसके लिए कुछ रूल है। उस क्षेत्र का संस्कृति एकदम अलग होना चाहिए, उधर का कल्चर एकदम अलग होना चाहिए। और संस्कृति मतलब वो भी नहीं समझ रहा होगा, संस्कृति मतलब उनका त्यौहार मनाने का तरीका, ठीक है, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका, उनका बोलते हैं एक तरीका एकदम से एकदम ही अलग होगा, एकदम अलग। तो उन सभी को हम लोग किसके अंदर डाल देते हैं? शेड्यूल एरिया के अंदर में। अलग अलग संस्कृति मानते होंगे, साथ साथ वो थोड़ा पिछड़े वर्ग में होंगे, तो उन्हें हम लोग डाल देते हैं शेड्यूल एरिया में। तो कुछ राज्य चाहते हैं कि हम भी शेड्यूल एरिया में आएँ, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब देखो जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं उसमें ना दो लोग हिस्सेदारी करते हैं। कौन? उसको कौन कौन देखता है? सेंट्रल देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, स्टेट। जैसे कैसे कोई छोटा बच्चा है तो दादा दादी देखेंगे, तो मम्मी पापा देखेंगे, दादा दादी भी साथ में देखेंगे, दोनों लोग मिल के मानते, इतना माने कि बच्चा उब जाए भैया कितना मान रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसी तरीके से ट्राइबल एरिया होता है उसमें दोनों ध्यान देता है। सेंट्रल बोलता है टेंशन मत ले बाबू, हम हैं। स्टेट बोलेगा टेंशन मत ले हम भी हैं। तो इधर गवर्नर आ जाएगा, इधर हम खुद खड़े हैं, इधर उड़ो मत, हमें है इधर देखने के लिए, हमारे से जिम्मेदारी है गवर्नर, कम से कम हमें तो कुछ करने दो। तो गवर्नर मेन होता है। ठीक, अब मान लीजिए जो ये ना केंद्र सरकार है वो चाहती है, हमें देखना है कि ना जो ट्राइबल एरिया है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, कितना क्या क्या काम हुआ है, कितना विकास वाला काम हुआ है। तो विकास का काम देखने के लिए वो बोले गवर्नर बहुत उड़ रहे थे ना, इधर आ पहले, अब बताओ कितना कितना काम किया है, हमें उसका रिपोर्ट दो। तो गवर्नर क्या करेगा? उसमें क्या बड़ी बात है, पहले ही हमारा प्रेसिडेंट से बात हो चुका है, आपको बताया था मैंने कि राज्य जब भी राज्यपाल कोई कानून बनाने जाता है तो पहले किससे पूछता है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से, फिर जाके वो लोग की सलाह मिलती है, जाके वो प्रेसिडेंट के पास भेजता है, फिर जाके वो उधर काम करवाता है। ठीक है, तो गवर्नर ना वो पूरी रिपोर्ट किसके पास भेजेगा? केंद्र सरकार के पास। फिर केंद्र सरकार वो रिपोर्ट किसके पास भेजेगी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का कहेगा भैया हम देख चुके हैं, चल लीजिए जहाँ लेकर जाना है। तो प्रेसिडेंट कहेगा भैया हम तो रिपोर्ट देख चुके हैं, तो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट किसको भेज देंगे? पीएम को। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज देंगे। ठीक है, तो पीएम भी देखेंगे अच्छा ये काम हो रहा है, पलट के भेज देखेंगे क्या क्या हुआ है। समझ में आया? अब मान लीजिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, और ये राज्य सरकार है, ये इधर मिटा दी पहले, ये कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि ट्राइबल एरिया को नुकसान पहुंचा रही है। मान के चलिए केंद्र सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया, बोल दिया कि जो भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनका त्यौहार मनाना बंद। तब निकल जाएगा गवर्नर बोले क्या रूल बना रहे हैं भैया,
ये सब गलत रूल है। तो गवर्नर क्या करेगा, पहले पूरा रूल देखेगा, उसमें से जितना अच्छा रूल रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जितना खराब रूल रहेगा उसको हटा देगा। क्योंकि ज़्यादा हमें ज़्यादा चलाकी करना, जाकर मेन जहाँ पे करो इधर ना करो। तो गवर्नर क्या करता है, जितना खराब रूल रहेगा उसको हटा देगा एक साइड, जितना अच्छा रूल रहेगा वो शेड्यूल एरिया में, जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पे लागू कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोलेगा तो क्या हमारे पास कुछ है भी नहीं, हमारा हक ही नहीं है कुछ करने का। तो गवर्नर करो उतना करो जितना सही है, जो आप सही कानून लेकर आओगे हम वो पिछड़ी जनजातियों तक पहुंचाएंगे। पर अगर आपने खराब कानून लाया तो हमारा एकदम रुद्र अवतार देखोगे आप लोग। ठीक है, तो ये था अदर ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, समझ में आया। अभी आप और डिटेल में पढ़ोगे तो और डिटेल में समझेंगे इसके बारे में, पर अभी के लिए इतना। ठीक है, दिमाग को इतना विराम दो। अब आगे चलते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये सब अनुसूची देखते हैं। अब देखो 7वां क्या है, फेडरलिस्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा। तो हिंदी में लिख दी थी, फटाफट आप लोग भी लिखते रहो। केंद्र और देखते कौन जीतता है, केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 7वीं अनुसूची यानी कि फेडरल लिस्ट। अब देखो ये फेडरल लिस्ट में ना 3 लिस्ट आती हैं, फेडरल लिस्ट में 3 लिस्ट। अभी देखो क्या होता है, पहले समझो, उड़ो मत, नहीं समझ में आ रहा, पहले समझे की कोशिश करोगे तो समझेगा ना। तो देखो इसे मैं मिटा दूँ, लिख लो इतना, केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा, हो गया इतना। अब मैं मिटा रही हूँ उसको। अब देखो ये जो फेडरल लिस्ट है ये 3 चीज में बटा हुआ है। किसमें किसमें, यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट जिसे कि हम लोग बोलते हैं संघ सूची, संघ सूची में बटा हुआ है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य सूची। क्या बोलते हैं, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कितने मिनट की वीडियो है, तो आप लोग देख रहे हैं कितने मिनट का चल रहा है अभी। अब देखो तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा ना कंटेंट कम कर देंगे, वीडियो छोटी हो, अच्छे जाए, अच्छे लोग देखें। अब देखो ये 3 अनुसूचियां होती हैं, ये 3 सूचियां होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। मात्रा के लिए माफ़ी, भूल चूक माफ हो। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए फेडरल लिस्ट में ना राज्य कौन कौन सा काम करेगी, केंद्र सरकार कौन कौन सा काम करेगी, सबका काम बटा हुआ है, जिससे कि आपस में झगड़ा ना हो कि हम ही काम करब, नहीं हम ही काम करब, इसके लिए झगड़ा ना हो। शादी में देखो सबका अपना काम बट जाता है। जो भाई होगा वो जयमाला का पूरा इंतजाम देखता है, खाना पीने का इंतजाम देखता है, बारात आई तो उसके लिए पानी पानी पानी, अरे गुलाब जामुन लेके दौड़ो, उसके लिए भाई ये सब काम करता है। अब पिताजी क्या काम करेंगे, जब बारात आता है तो पिताजी देखो बहुत जगह पे द्वार पूजा होता है, तो पिताजी उधर बैठेंगे द्वार पूजा पे, द्वार पूजा में बैठेंगे, वो सब काम करेंगे। बेटी की शादी में देखेंगे पिताजी द्वार पूजा में बैठेंगे, प्रॉपर बैठ के जो भी अपना काम होता है उधर करते हैं वो, उस समय भाई अपना पूरा दौड़ता रहेगा। और जैसे ही जयमाला हुआ, जयमाला समझो जयमाला शुरू होने वाला है, तो भाई जैसे 1 मिनट पहले तैयार होकर आएगा, फटाफट आएगा, फोटो खिंचा लेगा। ठीक है, तो देखो शादी में सबका काम अलग अलग बटा होता है। फूफा जी आएंगे तो न्योता लिखेंगे, फूफा जी एक व्यक्ति आएंगे, वो फूफा जी क्या करते हैं, न्योता लिखते हैं, न्योता के लिए बैठा दो उन्हें, तो न्योता वो लिखेंगे, भाई अपना काम करेगा। देखो शादी में सबका काम अलग अलग बटा होता है कि झगड़ा ना हो आपस में। उसी तरीके से हमारे देश में राज्य सरकार का काम, केंद्र सरकार का काम अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, संघ सूची में कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से काम हैं जो कि केंद्र सरकार कर सकता है। तो देखो पहला जैसे कि होता है आर्मी वगैरह, आर्मी, डिफेंस, ये सब किसके अंदर में आता है, ये सब आता है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। ऐसे बहुत सी सूचियां हैं, आपको लिखवा दे रहे थे कम पड़ जाएगा बोर्ड, तो समझ चलो, नॉर्मल सा समझ के चलो। ठीक है, तो संघ सूची में वो लोग काम करते हैं जो केंद्र सरकार के लोग होते हैं, वो लोग काम करते हैं। केंद्र सरकार जो भी डिसीजन लेगा वो किसके अंदर में आता है, संघ सूची के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, संघ सूची। जैसे कि आर्मी हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब किसके अंदर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में। अब राज्य सूची में भी कुछ अपना अपना काम होता है। ठीक है, अब राज्य सूची में जैसे कि आप देखिए वेतन हुआ, राज्य के जो अधिकारी होते हैं उनका वेतन। ठीक है, जैसे कि लिक्वर मतलब शराब। ठीक है, लिक्वर शराब। ठीक है, तो ये सब ऐसे बहुत से विषय हैं। अभी मैं कुछ की विषय लिखा रही हूँ। ठीक है, इधर विषय थोड़ा लिखना है, मैं समझना है। तो जो राज्य सूची के अंदर में जैसे मान लीजिए कोई SDM वगैरह है, जो उस राज्य का IPS वगैरह है, उसका वेतन कौन देगा, राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो जो राज्य में जितने लोग काम करते होंगे सरकारी लोग, उनका वेतन कौन देगा, राज्य सरकार देगी।
अब देखिए, शराब वगैरह चालू होना चाहिए, शराब राज्य में चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब किसके अंडर में आता है? ये सब राज्य के अंडर में आता है। आपने देखा होगा बहुत से राज्य में शराब बैन हो चुका है, जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, इधर शराब बैन है। यानी कि आपको क्या इससे समझ में आ रहा है कि शराब बैन करना ना बैन करना किसके अंडर में है? राज्य के अंडर में है। ठीक है, तो शराब हो गया, ये सब किसके अंडर में आते हैं? राज्य सूची के अंदर में आते हैं। ये सब राज्य कंट्रोल कर सकते हैं। उधर केंद्र सरकार नहीं आएगा चूचा करने, और केंद्र सरकार के काम में राज्य सरकार चूचा करने नहीं आएगा। समझ में आया? समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन हुआ, ठीक है, एजुकेशन हुआ, ठीक है, एजुकेशन पे मिल के काम करेंगे। देखिए हॉस्पिटल वगैरह ये सब काम हुआ, ऐसे कुछ कुछ काम हुए। ठीक है, तो हॉस्पिटल, एजुकेशन, इन सब पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल के काम करेंगे, तब जाके कोई काम हो पाएगा। ठीक है, अगर किसी घर को आपको विकास पे लेकर जाना है, पहले बात तो उस घर में शांति होनी चाहिए, झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए, और जो भाई हैं आपस में, पिता बेटे हैं, बेटी हैं, वो सब मिल के काम करना पड़ेगा घर को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से देश को आगे लेकर जाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। तो समवर्ती सूची में कौन आता है? केंद्र और राज्य दोनों। कौन आता है? केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे। अब मान लीजिए समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार कोई कानून के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार बोले नहीं भैया ये काम करो, और राज्य सरकार बोले नहीं भैया ये काम करो। अब दोनों में झगड़ा हो गया, नहीं ये काम हुई पहले, ये काम हुई पहले, नहीं हमारे वाला हुई, हमारे वाला हुई, आपस में झगड़ा हो गया। तो उस समय पे किसकी बात मानी जाएगी? क्योंकि भैया इधर तो दोनों लोग काम करेंगे, इधर तो दोनों लोग ही बड़े हैं, इधर तो दोनों लोग काम कर रहे हैं ना, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य में किसकी बात मानी जाएगी जब झगड़ा हो जाएगा? तो उस समय पे केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार सर्वोच्च है। ठीक है, जब भी राज्य और केंद्र में बात आती है तो केंद्र सरकार की बात मान ली जाती है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? सातवां तो लिख लो, और लिखने के बाद इसे मिटाते हैं हम लोग। अब समझते हैं हम लोग 8वें के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? तो हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। 8वां, 9वां, 10, 11, बस 4 ही बाकी है, कुछ ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। अब देखो 8वां क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हमारे देश की लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? अभी कितनी लैंग्वेज है? कुल 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा। हमारे देश में कुल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हमारे देश के ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से अनुसूची में आता है? 8वीं अनुसूची में आता है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अभी 9वीं अनुसूची में किसके बारे में देखो? लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधारक। ठीक है, भूमि सुधारक। अब लैंड रिफॉर्म के बारे में लिखा गया है 9वीं अनुसूची में। आपको मैंने, अगर आपने मेरा केशवानंद भारती केस वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि 9वीं अनुसूची को लागू किया था कब? 1991 में। किसने किया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, मैंने को बताया संविधान बनने तक 8 अनुसूची थी, उसके बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अब 9वीं अनुसूची संविधान बनने के बाद की है। ठीक है, अब देखो लैंड रिफॉर्म जो है, ये जो भूमि सुधारक है, संविधान जो निर्माता थे वो लोग नहीं लेकर आए थे। 9वीं अनुसूची जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आई थी, 1991 में वो भूमि सुधारक अनुसूची लेकर आए थे। इसमें क्या देखिए, भूमि सुधारक में क्या था? कोई भी सरकार, अगर मान लीजिए सरकार कोई भी जमीन से जुड़ा कोई भी कानून ला रही है, दुनिया का कोई भी कानून जमीन से जुड़ा ला रही है सरकार, और सरकार चाहती है ये जो हमारा जमीन से जुड़ा कानून है वो कोर्ट की नज़र में ना आए, कोर्ट देखी भी ना उस कानून को, तो सरकार कोर्ट से बचने के लिए जमीन के उस कानून को 9वीं अनुसूची में डालती थी। और 9वीं अनुसूची में सरकार ने बोला कि 9वीं अनुसूची में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट 9वीं अनुसूची में ताका झाकी नहीं कर सकता है, ये चेक नहीं कर सकता है कि सरकार ने जो नियम डाला है 9वीं अनुसूची में वो सही है कि नहीं सही है, वो कोर्ट नहीं चेक कर सकते। इसलिए जितना भी दुनिया भर का बिना फालतू का कानून आ रहा था ना जमीन से जुड़ा, वो सब 9वीं अनुसूची में डाल दिया जा रहा था कोर्ट की नज़र से बचने के लिए। समझा इतना? मैंने केशवानंद भारती के साथ आपको बताया डिटेल में, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। अब देखिए 10वां अनुसूची आई है। 10वां अनुसूची है डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब दल बदल। दल बदल मतलब, अब मान लीजिए कोई, समझ के चलिए, बस एग्जाम्पल लीजिए, सीरियस नहीं लेना है। कांग्रेस या फिर बीजेपी, मान लीजिए कोई बीजेपी का ऐसा व्यक्ति है जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं वो। ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद अब बीजेपी वाले को लग रहा है कि मुझे कांग्रेस में जाने का मन कर रहा है। इलेक्शन तो वो जीत चुका है, उसका मन कर रहा है मैं कांग्रेस में जाऊँगा। तो इस स्थिति में क्या वो पार्टी बदल सकता है? नहीं, उस स्थिति में पार्टी नहीं बदल सकता है। मेवा खाओ कहीं पे और मेवा का पेड़ कहीं पे और उगाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने अगर कहीं से इलेक्शन जीता है और उस समय आप सोच रहे हो कि मैं पार्टी चेंज करूँ, तो उस समय आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इलेक्शन होने के कुछ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले
वो व्यक्ति चाहता है कि उसे बीजेपी से कांग्रेस में आना है तो वो अपना दल बदल कर सकता है, उसमें उसको रोकने पर इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना दल बदल नहीं कर सकता है। 11वीं अनुसूची पंचायत पंचायत पंचायत। अब देखिए पंचायत में पहला पंचायत सभी को पता है, राजस्थान के नागौर जिले में नागौर जिले के एक गांव में उधर पंचायत पहली बार लागू हुआ था। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि पंचायत भारत में लागू होना चाहिए, हर एक गांव में पंचायत होनी चाहिए। पर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। भीमराव अम्बेडकर का मानना ये था कि देखिए अगर मान लीजिए गाँव गाँव के स्तर पर पंचायत होगा तो पंचायत में हम लोग गाँव का विकास करने के लिए पंचायत में लोग पैसा, सरकार पैसा भेजेगी। अब सरकार पैसा भेजेगी तो इधर हाई चांसेस है कि जो गांव का सरपंच है वो लूटेगा, उसका भ्रष्टाचार करेगा, पैसे का भ्रष्टाचार करेगा। तो भीमराव अम्बेडकर का सोचना ये सही था कि भैया अगर गांव लेवल पे हम लोगों ने पंचायत खोली तो जो भी सरकार पैसा भेजेगी गांव के विकास के लिए वो लोग उधर का सरपंच वगैरह वो लोग पैसा खा जाएंगे। पर गांधी जी का मानना था पैसा खाएंगे तो भैया कुछ डरते ना डरते कुछ तो काम करेंगे, कम से कम कुछ ना तो कुछ से कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो विकास होगा गाँव का। तो इसमें गांधी जी का पक्ष सही था, एक तरह से माने तो गांधी जी का सही था, भीमराव अम्बेडकर का सही था। पर अगर आपको गांव में विकास करना है तो गांधी जी की बात सही थी। तो नगर पंचायत को किस अनुसूची में डाला गया था? 11वीं अनुसूची में डाला गया था। ठीक है, तो कब लागू हुआ था पंचायत पहली बार? राजस्थान के नागौर जिले के एक गाँव में पहली बार पंचायत लागू किया गया था अप्रैल के महीने में। समझ में आया आपको? अब देखिए पंचायत आपको बहुत लोगों के गाँव में होगा, ये क्या बोलते हैं प्रधान वगैरह होंगे, बहुत से प्रधान मान लीजिए प्रधान वगैरह ना जब वोट लेना होगा भैया इतना गिड़गिड़ाएंगे ना आके घर के सामने, की पूछो मत। आप आपके घर में समझिए, आपके घर के सामने कोई टूटा फूटा रोड है ना, कच्चा रोड है, बोलेंगे भैया बस वो में एक बार वोट देना हम रोडवा पक्का करवाए दे। होता है ऐसा? बस यही सब होता है। कुछ कुछ जो गाँव के सरपंच होते हैं एकदम डरपोक पता नहीं कहाँ से आते, कहाँ से ये लोग समझ में नहीं आता है। सरपंच हो गए ये लोग जो गाँव में विकास करने से डरते हैं कि भैया मार हो जाए, अब मार धाड़ हो जाए, हम पिटाए जाओ, हम कुचाए जाओ, कुचाओगे नहीं तो क्या होगा आपका, हम उसमें कुछ आ जाएंगे। अब भैया आप सरपंच हो, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना आपको, तो बने कहाँ हैं पैसा इतने के लिए। ठीक है, अभी हो गया 11वां। आप 12वीं आपका लास्ट अनुसूची। अब देखो 12वीं है म्यूनिसिपालिटी यानी कि नगर पालिका, नगर निगम। नगर पालिका को कौन से अनुसूची में डाला गया? 12वीं अनुसूची में। समझ में आ गया? बारे में पहली अनुसूची थी संघ के बारे में, दूसरी थी वेतन के बारे में, तीसरी थी शपथ के बारे में, चौथी थी आपकी राज्यसभा की सीट के आवंटन के बारे में, 5वीं थी आपकी शेड्यूल एरिया के बारे में, 6वीं थी आपकी ये अदर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, 7वीं थी आपकी, मेरे साथ बोलते जाओ 7वीं अनुसूची थी आपकी ये फेडरलिस्ट के बारे में, और ये 8वीं फेडरलिस्ट मतलब केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा। 8वीं अनुसूची थी आपकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। 9वीं अनुसूची थी आपकी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10वीं अनुसूची थी आपकी दल डिफेक्शन के बारे में, दल बदल के बारे में। 11वीं थी पंचायत के बारे में। 12वीं थी आपकी म्यूनसिपैलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो अनुसूची के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आएगी। अब हम लोग आगे से समझते रहेंगे अनुच्छेद के बारे में, एक से आर्टिकल्स वगैरह क्या क्या होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।